Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's art and culture class we will discuss about Indian paintings. Important chapter है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे और जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पेंटिंग. हम आज बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से लेकर आज के मॉडर्न टाइम पीरियड तक कैसे इंडिया के अंदर पेंटिंग एक जो आर्ट फॉर्म है, जो एक विजुअल आर्ट फॉर्म है, वो कैसे डेवलप हुई. नॉर्मली हम पेंटिंग वो आर्ट फॉर्म है जो सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म हम मान सकते हैं, बिकॉज पेंटिंग्स आपको प्री हिस्टोरिक टाइम की भी मिलती हैं. जिस टाइम पीरियड पे राइटिंग्स नहीं होती थी, जिस टाइम पीरियड के अंदर म्यूजिक नहीं होता था, जिस टाइम पीरियड के अंदर डांस भी इतना डेवलप नहीं था, उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी. और अब हम पेंटिंग्स के कैसे कैसे डेवलपमेंट बाय द टाइम हुई उसको डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं शादंगाज ऑफ इंडियन आर्ट, जिसका मतलब है सिक्स लिम्स. आप सिंपल लैंग्वेज में मतलब निकाल सकते हो कि जैसे हर चीज के अपने रूल्स होते हैं, सभी गेम्स के रूल्स होते हैं. अगर आप डांस की बात करो तो डांस में सभी डांस जो भी जितने भी टाइप का डांस होते हैं, क्लासिकल, हिप हॉप, फ्री स्टाइल, सब डांस के अपने अपने रूल्स होते हैं. वैसे ही पेंटिंग्स के भी कुछ 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम देखेंगे. पहला है रूपा भेदा, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसा आर्टिस्ट ने देखा उसने वैसे का वैसा सेम डिपिक्ट कर दिया. जैसे आज के टाइम पे हम स्केचेस वगैरह बनवाते हैं, उसी टाइप से कि जैसा आपने देखा वैसा का वैसा आपने एग्जैक्टली उसी चीज को पेंट कर दिया. नेक्स्ट है आपका प्रमाणिक, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन. कि आप जब भी पेंटिंग को किसी आर्टिस्ट को देखते होंगे, वो पेंट करने से पहले प्रॉपर उस चीज की मेजरमेंट लेते हैं शीट की, उनको कैसे क्या ड्रॉ करना है, कौन सी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस रखना है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पेंट करते टाइम. वो सारी चीजें जो होती हैं वो किस में इंक्लूड होती है, प्रमाणी के अंदर इंक्लूड होती है. नेक्स्ट है आपका भवा भाव. भाव सिंपल है, इमोशंस. कि एक पेंटिंग से आप कितनी अच्छी तरह से अपने इमोशंस को डिपिक्ट कर पा रहे हो, कि एक पेंटिंग को आपको देखकर ही पता चल जाए इससे कोई मैसेज है, कोई इमोशनल पेंटिंग है, सैड पेंटिंग है, कोई इंजॉय है, हैप्पीनेस है, जो भी इमोशन है वो आपका पेंटिंग से डिपिक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है लावण्य योजनम. इसके बारे में है कि उस पेंटिंग के, उस आर्टिफैक्ट की जो चीजें ब्यूटी और ग्रेस को इनहेंस कर दे. कि आप सपोज आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, उसको आप इस तरह से बनाओ कि जिस चीज को, जिस मैटर को आप डिपिक्ट करना चाहते थे, उसको आप इतनी ब्यूटीफुली उसके अंदर डिपिक्ट कर रहे हो कि जिसको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट नहीं है उसका भी एक बार तो उस तरफ से ध्यान जाए और वो उस पेंटिंग को कंसिडर जरूर करे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खुद का एग्जांपल ले लो. जैसे मैं हूँ, मैं एक नॉन पेंटर इंसान हूँ, मैं वर्स्ट हूँ पेंटिंग में, और इसीलिए पेंटिंग्स को ज्यादा देखने में भी इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि कोई चीज समझ नहीं आती. बट फिर भी क्या होता है कि कुछ पेंटिंग्स ऐसे होती हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुली बनाई हुई होती है कि उनके साइड आपका ध्यान चला ही जाता है. तो वो होता है लावण्य योजनम, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेन फोकस किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. नेक्स्ट है सदृश्यम. इसके अंदर आपका होता है कि एक आर्टिस्ट का खुद का विजन बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट हो उसके अंदर, या फिर वो जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसने उस पेंटिंग को बनाया है, वो सब्जेक्ट मैटर जो है उस पेंटिंग से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी इशू पे बनाते हो, आप स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अगर आप पेंटिंग बना रहे हो, तो वो पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरे चीजें को ढंग से एक्सप्लेन करे, आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट, उस स्कीम का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए. वही आप खुद की कोई आइडियोलॉजी डिपिक्ट करना चाहते हो अपनी पेंटिंग से, तो वो भी आपकी बहुत क्लियरली, आपका जो विजन है आपका उस पेंटिंग को बनाने का, वो भी बहुत क्लियर उस पेंटिंग से दिखना चाहिए. नेक्स्ट होता है वर्णिका भाग, कि कलर डिफरेंशिएशन, कि कलर्स की डिफरेंशिएशन होनी चाहिए जिससे वो पेंटिंग आपकी अट्रैक्टिव भी लगेगी और देखने वाले को ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होगी. अब बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की. सबसे पहले के टाइम पीरियड के अंदर आपकी फाइंड आउट होती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, जो आपकी मिलती हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर. जो हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड कैसा था, उस टाइम पीरियड के अंदर पेंट ब्रश वगैरह तो बहुत दूर की बात है. उस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ किस चीज की नॉलेज थी, स्टोन्स की नॉलेज थी, मेटल की नॉलेज भी नहीं थी,
उस टाइम पीरियड के जो लोग थे, सिर्फ स्टोन की नॉलेज थी, उनके पास जो टूल्स थे वो भी ज्यादा शार्प नहीं थे, टूल्स भी काफी बिल्कुल भी शार्प नहीं थे, वो भी बाय द टाइम बाद में शार्प होना स्टार्ट हुए थे, इसलिए उनकी पेंटिंग्स में आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे। उस टाइम की पेंटिंग्स मिलेंगी आपको बिल्कुल इस टाइप से कि कोई दूर से देखेगा तो आपको लग भी रहा होगा कि ये तो पेंटिंग ही नहीं है, बट हाँ यही उनकी पेंटिंग थी। देखो जहाँ पे आपको यहाँ पे हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये यहाँ पर भी आपको रेड रेड थोड़ा सा एनिमल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यही पेंटिंग्स थी जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। और ये आपको मेनली आपको एज एग्जाम्पल देखना है तो आपको भीमबेटका की जो रॉक केव्स हैं एमपी के अंदर, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा ये आपको मिल जाएंगी कहाँ पर देखने के लिए, नियर रिवर शुआल एट लखुंदियार, यहाँ पर भी आपको कुछ प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी और ये लोकेशन है आपकी उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के अंदर और चीजें क्या थी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर क्या था कि आपकी लीनियर रिप्रेजेंटेशंस होती थी पेंटिंग्स के अंदर, और मेनली एनिमल की फिगर्स होती थी, एलिफेंट्स कह सकते हो, बाइसन कह सकते हो, और स्टिंग लाइक ह्यूमन फिगर्स। सिर्फ इतना ही होता था, ज्यादा उनकी कोई डेप्थ नहीं थी, उनके अंदर कोई मैसेज नहीं मिलता था। जो आज के टाइम पीरियड के अंदर हमें पेंटिंग्स में मिलता है वैसा कुछ नहीं था, वो ऐसे ही नॉर्मली एनिमल्स की पिक्चर बना दी या खुद का कोई स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसी पेंटिंग्स ही आपको प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की मिलती हैं। वहीं जब मेसोलिथिक पीरियड आया उसके अंदर क्या हुआ कि थोड़े से थीम्स एक्सपेंड होना स्टार्ट हुए, साइज जो थे पेंटिंग के वो थोड़े स्मॉल होना स्टार्ट हुए, बिकॉज उनकी टूल्स भी शार्प होती चली गई थी और अब पहले से वो बेटर पेंटर बन चुके थे। और उनके पेंटिंग्स के अंदर क्या दिखता था, अब वो हंटिंग गैदरिंग करते थे उस टाइम पीरियड के लोग, तो वो हंटिंग का जो सीन होता था उसको उन्होंने पेंटिंग से डिपिक्ट कर दिया, जिससे हमने बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पेंटिंग को देखा तो उन्हें पता चला यस उस टाइम पीरियड के अंदर क्या की जाती थी, हंटिंग की जाती थी, बिकॉज उस टाइम पीरियड के हमारे पास कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं है, ये पेंटिंग्स ही हैं, ऐसे ही कुछ एविडेंस है जिनसे हम उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं। और ज्यादा जो ह्यूमंस थे उस टाइम पीरियड के वो भी काफी ज्यादा स्टाइलिश नहीं थे, नॉर्मली थे, उनको भी बस अच्छी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। कोई इम्पोर्टेंट थीम बेस्ड उनकी पेंटिंग्स नहीं होती थी, सिर्फ नॉर्मल थीम्स होते थे, यही जो वो चीजें करते थे उन्हीं चीजों को पेंटिंग से डिपिक्ट कर देते थे। नॉर्मली अगर वो जो उनका डांस होता था, जो हमने कब आदिवासी मूवीज वगैरह में देखते हैं, नॉर्मली जो सर्कुलर मोशन में अगर वो चल भी रहे हैं तो वही उनका डांस होता था, तो उसी को वो नॉर्मली पेंटिंग्स पर दिखा देते थे। फिर बात आती है चालकोलिथिक पीरियड, जो आपका नियर अबाउट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था, उस टाइम तक चीजें थोड़ी डेवलप हो चुकी थी, थोड़ी कलर्स की नॉलेज आ चुकी थी, मेटल्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था, कॉपर ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था, तो पेंटिंग्स के अंदर थोड़ा चेंजमेंट आना स्टार्ट हो गया था और थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आने लगा था, थोड़े कलर्स दिखने लगे थे पेंटिंग्स के अंदर, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पेंटिंग्स के अंदर चेंजमेंट आना स्टार्ट हो चुका था। अब आता है मुराल पेंटिंग ट्रेडिशन। आपकी दो टाइप की पेंटिंग होती है, एक आपकी होती है मुराल पेंटिंग और दूसरी आपकी होती है मिनिएचर पेंटिंग। अब दोनों में डिफरेंशिएशन सिंपल सा होता है। मुराल पेंटिंग्स होती हैं जो किसी वॉल के ऊपर, केव के ऊपर की गई पेंटिंग्स होंगी, वो आपकी मुराल पेंटिंग्स होती हैं। और मिनिएचर पेंटिंग होती हैं जो किसी क्लोथ के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर एक शॉर्ट उसके ऊपर की गई होंगी। तो जैसे आप मुराल पेंटिंग्स के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आपकी वन ऑफ द फेमस अजंता केव्स हैं, इलोरा केव्स हैं, उनके ऊपर जो पेंटिंग्स हैं वो आपकी मुराल पेंटिंग्स कहलाएंगी। अब बात करते हैं मुराल पेंटिंग्स की, जिनको इंडियन टेक्स्ट में बोला जाता है भीति चित्रा। नॉर्मली जो भीत वर्ड होता है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर और काफी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी दीवार के लिए, वॉल के लिए भीत वर्ड यूज किया जाता है, उसी तरीके से इंडियन टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है भीति चित्रा वर्ड फॉर मुराल पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स आपको नॉर्मली केव्स के अंदर मिलेंगी, टेम्पल्स के अंदर मिलेंगी, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स के ऊपर भी आपको मुराल पेंटिंग्स मिलेंगी। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अजंता अलोरा बाग, ये कुछ केव्स हैं जो मुराल पेंटिंग्स के एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल्स को भी अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता केव्स की, जो नियर अबाउट आपको कौन सी सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक की पेंटिंग्स वहां पर आपको मिलती हैं, सेकेंड सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी सी तक की पेंटिंग्स आपको अजंता केव्स के ऊपर मिलती हैं, जिनको किसने फेमस किया था, सातवाहनाज ने फेमस किया, वेगेटेक्स ने फेमस किया, गुप्ताज ने उनको फेमस
किया। नॉर्मली माना जाता है कि नियर अबाउट 29 केव्स हैं आपकी अजंता की, अनफिनिश्ड वन को इंक्लूड करके। और उसके अंदर भी जो मोस्ट फेमस अजंता केव्स के अंदर पेंटिंग्स हैं वो आपकी हैं पद्मापनी एंड वज्रपनी बोधिसत्व की, और साथ में महाजनका एंड उमंगा जटाकास की। मेनली आपकी जो अजंता पेंटिंग्स हैं वो रिलेट करती हैं बुद्धिज्म से। वो किससे रिलेट करती हैं? बुद्धिज्म से। और आपको वहां की पेंटिंग से जो नॉलेज मिलती है वो भी किसकी मिलती है? बुद्धिज्म की ही नॉलेज मिलती है। अब बात करते हैं अलोरा की। तो अलोरा के अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो आपकी तीनों चीजों को डिपिक्ट करती है। तीनों रिलीजन से रिलेटेड आपको वहां पर पेंटिंग्स मिलती हैं, हिंदुइज्म से रिलेटेड भी, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी, और जैनिज्म से रिलेटेड भी। एंड मुराल पेंटिंग्स आर प्रिजर्व्ड ओनली इन द कैलाशा टेम्पल्स। और आपका जो कैलाशा टेम्पल है इलोरा के अंदर, एक तो आपके कैलाश टेम्पल 2-3 है, उनमें से जो इलोरा के अंदर कैलाश टेम्पल है उसके अंदर भी आपकी मुराल पेंटिंग्स को प्रिजर्व किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो आपकी विष्णु जी से रिलेट करती हैं, और लक्ष्मी जी जो गरुड़ के ऊपर हैं उनसे भी रिलेट काफी ज्यादा करती हैं। बाघ केव्स की बात करें तो ये भी आपकी एमपी की धर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड ही पेंटिंग्स आपको बाघ केव्स के अंदर मिलती हैं। और वो पेंटिंग किस टाइम की है? सातवाना पीरियड की वो पेंटिंग्स हैं। बादामी केव्स के अंदर भी आपको सेम पेंटिंग्स ही मिलती हैं, मुराल पेंटिंग्स ही मिलती हैं, जो काफी चीजों को, साउथ इंडिया की काफी चीजों को डिपिक्ट करती हैं। फिर पल्लवाज ने जिस टाइम पे रूल किया उन्होंने भी काफी पेंटिंग्स बनवाई। अजंता की टेक्निक को ही यूज करके पल्लवाज ने भी काफी पेंटिंग्स क्रिएट की, और उसका वन ऑफ द एग्जांपल है जो जैनिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं। कहाँ पर? केव टेम्पल के अंदर, सतनावसल इन तमिलनाडु। अब राष्ट्रकूटास की बात करें तो सेम इन्होंने भी अपना पेंटिंग का सिलसिला जारी रखा, और इस टाइम पीरियड तक पेंटिंग काफी डेवलप हो चुकी थी। आप जैसे फोटो के अंदर देख रहे हो कि कितनी ज्यादा फिनिशिंग अब पेंटिंग्स के अंदर आना स्टार्ट हो गई थी। और इन्होंने भी उसी टाइप से काफी ज्यादा मुराल पेंटिंग्स को प्रमोट किया, और मेनली इन्होंने उस सेम स्टाइल को प्रमोट किया जो अजंता केव्स के अंदर आपको मिलता है। उसी सेम स्टाइल के ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। और ऐसा भी माना जाता है कि जो राष्ट्रकूटास थे वो लास्ट ऐसे थे जिन्होंने जो अजंता केव्स का पेंटिंग स्टाइल था उसको फॉलो किया था। उसके बाद पेंटिंग्स के अंदर अजंता केव स्टाइल पेंटिंग का जो कल्चर था वो खत्म हो गया था, और उसके बाद उस सेम स्टाइल के अंदर पेंटिंग्स नहीं बनी। अब चोलास चोलास की बात करें तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजौर के अंदर है, काफी फेमस टेम्पल है। उसके अंदर की भी काफी पेंटिंग्स हैं जो काफी चीजों को डिपिक्ट करती हैं। सेम आपका विजयनगर एम्पायर के अंदर भी काफी सारी पेंटिंग्स इस्टेब्लिश हुई डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इस टाइप की, जो सेम आपकी मुराल पेंटिंग्स के अंदर इंक्लूडेड है, और जो अलग अलग चीजों को, अलग अलग एनिमल्स को, अलग अलग गॉड को, उस टाइम की कुछ लाइफ जैसी हुआ करती थी उन चीजों को डिपिक्ट करती हैं। सेम विद द नयाका पेंटिंग्स जो नॉर्मली तंजौर और मदुरई वाले रीजन के अंदर फेमस हुई, और इनके अंदर भी चीजें काफी तरीके से पेंट की गई, डिपिक्ट की गई, जिनसे कि हमें अपने रिलीजन की नॉलेज मिल सके। चेरास पेंटिंग की बात करें तो चेरास पेंटिंग्स में होता था काफी कलरफुल पेंटिंग्स होती थी, वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और काफी वाइब्रेंट एक्सप्रेशंस होते थे, जैसा आपको फोटो के अंदर दिख भी रहा होगा। और एग्जाम्पल क्या है? पेंटिंग सेट पद्मन भस्वमी टेम्पल एट त्रिवेंद्रम एंड वदाकुंथा टेम्पल एट त्रिशूर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको चिराज की बनाई हुई पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। और सेम विद द मैसूर पेंटिंग, जो लास्ट मैसूर की पेंटिंग्स आपको किस टाइम पीरियड की मिलेंगी? टीपू सुल्तान का जो टाइम पीरियड था लास्ट, उस टाइम पीरियड तक की आपको मैसूर के अंदर मुराल पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स की, जो मेनली आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर मिलती हैं या किसी पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर आपको मिलती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें पालास के बारे में हमने डिस्कस किया था। जिस टाइम पर पालास ने रूल किया नियर अबाउट आपके 8 to 12 सेंचुरी तक, उन्होंने काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी उनके ऊपर पेंटिंग्स, इनग्रेविंग्स बनवाई नॉर्मली। और वो कहाँ कहाँ मिली हमें? नालंदा में मिली, गया के अंदर वो पेंटिंग्स हमें मिली, वो मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर वो इलस्ट्रेशंस हमें मिले। पर्शियन इन्फ्लुएंस,
अब इस टाइम पीरियड तक फिर बाद में पर्शियन इन्फ्लुएंस आ गया था, बिकॉज इंडिया के अंदर पर्शियंस की एंट्री हो चुकी थी, तो उनका भी कुछ इफेक्ट इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर पड़ा और इंडियंस ने काफी ज्यादा पर्शियन इन्फ्लुएंस को देखते हुए पर्शियन स्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट किया, और फिर कॉपी करके जो उनकी पेंटिंग्स बनती थी वो कुछ इस टाइप की बनना स्टार्ट हुई। वहीं अगर मुगल्स की बात करें तो अकबर के बाद के जितने भी सक्सेसर्स थे, और साथ में इंक्लूडिंग अकबर, उन्होंने पेंटिंग्स के ऊपर काफी काम किया। कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पेंटर्स भी रहे मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, जो जिनमें से एक थे आपके अबाउ समद दसावंत एंड दूसरा बसावन। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पेंटर थे मुगल टाइम पीरियड के। और फिर मेनली जो पेंटिंग थी मुगल एम्पायर के टाइम पे वो अपनी पीक पर कब थी, जिस टाइम पर जहांगीर का रूल था, बिकॉज उनको पेंटिंग से काफी ज्यादा प्यार था, उनको वाइब्रेंट कलर्स बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए उनके टाइम पीरियड के अंदर जो पेंटिंग्स थी वो काफी ज्यादा डेवलप हुई। फिर बात करते हैं फोक पेंटिंग्स की। फोक पेंटिंग्स जो होती हैं जो रीजन वाइज फेमस होती हैं, और कुछ फोक पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस भी हैं और जिनको पूरे इंडिया के अंदर काफी फेमस भी माना जाता है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। हम मेजर मेजर रीजनल वाइज जो पेंटिंग्स फेमस हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। पहली है आपकी मधुबनी पेंटिंग। फेमस कहाँ की है? बिहार की फेमस है। दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। मेनली कौन बनाता है? जो विलेज की वुमेन्स होती हैं वो बनाती हैं। 3D इमेजेस होती हैं और यूज किसका किया जाता है? वेजिटेबल ह्यूज का और कुछ फ्यू अर्थन पिगमेंट्स का यूज किया जाता है। तो आपसे मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, जिसमें 4 फोक पेंटिंग्स के नाम इधर लिखे होंगे और मैच द फॉलोइंग कि कौन सी स्टेट के साथ आप मैच करो। तो आपको याद रखना है मधुबनी पेंटिंग, चाहे आप बना रहे हो राजस्थान में बैठकर, बट बात यह है मधुबनी पेंटिंग का ओरिजिन कहाँ का है? बिहार का ओरिजिन है, और बिहार से ही मधुबनी पेंटिंग आज के टाइम पीरियड के अंदर पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। नेक्स्ट है कलमकारी पेंटिंग। आंध्र प्रदेश से फेमस हुई, आज के टाइम पीरियड के अंदर पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, और आप देख भी सकते हो कितनी सुंदर पेंटिंग है। हैंड पेंटेड होती है और साथ में ब्लॉक प्रिंट किए जाते हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल डाइज की हेल्प ली जाती है और उनकी हेल्प से क्लोथ के ऊपर ये सारी चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट है पताचित्रा पेंटिंग। उड़ीसा की पेंटिंग है। मेनली ये पेंटिंग डेडिकेटेड होती है लॉर्ड जगन्नाथ जी से, जो काफी फेमस है उड़ीसा के अंदर, और सबको आपको बहुत इजी भी होगा याद करना, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है कालीघट पेंटिंग, मेनली बिलोंग टू कोलकाता एंड बंगाल, और ये बनाई जाती है मिल मेड पेपर के ऊपर नॉर्मली। जो किससे बनाई जाती है कि नॉर्मली माइग्रेशन वगैरह से जो लोग, जो पॉटरर्स हैं, जो हैं जो बंगाल के से ही बिलोंग करते हैं, और वो कहीं कहीं पे जैसे जैसे माइग्रेट होते गए उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर माइग्रेशन के साथ साथ माइग्रेशन करते गए और इस पेंटिंग को फेमस भी साथ में करते गए। बिकॉज ये पेंटिंग जो थी वो मिल, जो आपने पेपर मिल देखी होंगी, जो वो पेपर होता है उसके ऊपर बनाई जाती है, तो ये फेमस भी उन्हीं से हुई थी, उन्हीं वर्कर्स से जो कालीघट पेंटिंग है वो फेमस होना स्टार्ट हुई थी। फाड़ पेंटिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पेंटिंग स्टाइल है। कहाँ का स्टाइल है? राजस्थान का स्टाइल है। राजस्थान के जो जोशी क्लैन के चीपा कास्ट थी वो उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना स्टार्ट किया था, और इसके अंदर वो अपने जो रीजनल हीरो गॉड्स होते थे उनको डिपिक्ट करते थे, और आज के टाइम पीरियड के अंदर ये भी पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। नेक्स्ट है थांका पेंटिंग्स, जो नॉर्मली किसको डिपिक्ट करती हैं? बुद्धिस्ट डिटीज को डिपिक्ट करती हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड ही स्टोरी होती हैं, और मेनली फेमस है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। और इन्हीं रीजन्स के अंदर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड या बुद्धिस्ट की लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी, और इन्हीं रीजन्स के अंदर थंका पेंटिंग फेमस है। ट्राइबल पेंटिंग्स की बात करें तो ट्राइबल पेंटिंग्स जो होती है मेनली आपकी वॉल पेंटिंग्स होती हैं, वॉल के ऊपर ही जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो पेंटिंग्स बनाते हैं। काफी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, जैसे भील्स, गोंड्स, मुरिया, सोरास, वर्लीज, रथावस, ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो अपनी पेंटिंग्स बनाती हैं, और उनके अंदर भी कुछ फेमस ट्राइबल पेंटिंग्स के नाम है आपके पिथोरा, वर्ली, संथाल एंड सोरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पेंटिंग्स हैं जो जिस टाइप की ट्राइबल कम्युनिटीज बनाती हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स का राइज
कैसे स्टार्ट हुआ। पहले जो थीम होते थे मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड के अंदर, वो होते थे मुगल ट्रेडिशन से बेस्ड थीम, कि मुगल्स का आर्किटेक्चर होता था, उन्हीं का ट्रेडिशन होता था, सब कुछ उन्हीं का होता था। उसके अंदर एग्जाम्पल दें तो कुछ फेमस पेंटिंग्स थी जिनके अंदर इंक्लूड है शेख जियाउद्दीन बर्ड स्टडीज फॉर लेडी एम्फे एंड गुलाम अलीज पोर्ट्रेट्स ऑफ विलियम फ्रेसर एंड कॉलोनल स्किनर, कि जो गुलाम अली थे उन्होंने इन दोनों के पोर्ट्रेट्स बनाए। ये काफी फेमस पेंटिंग रही उस टाइम पीरियड की। और साथ में जो शेख जियाउद्दीन थे उन्होंने कुछ बनाया रिलेटेड टू लेडी एम्फे से रिलेटेड, उन्होंने एक बर्ड स्टडीज भी बनाई। तो ये कुछ फेमस पेंटिंग्स थी उस टाइम पीरियड की। उसके बाद चीजें चेंज होने लगी, यूरोपियन स्टाइल का इंट्रोडक्शन हो चुका था, बिकॉज ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर चल रहा था। और मेनली इन्फ्लुएंस कहाँ था, कलकत्ता के अंदर था, बॉम्बे के अंदर था, मद्रास था। तो चीजें चेंज होने लगी। उसी टाइम पीरियड के अंदर एक इंडियन आर्टिस्ट भी सामने आए जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे पेंटर थे, जिनका नाम था राजा रवि वर्मा। और जिन्होंने क्या किया, ऑयल पेंटिंग्स करना स्टार्ट किया। और साथ में उन्होंने ऑयल पेंटिंग से क्या दिखाया, उन्होंने इंडिया की माइथोलॉजी जो थी उससे बेस्ड पेंटिंग्स बनाई। साथ में कुछ सोशल थीम्स रिलेटेड भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, जो उस टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद आपका जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, उसने भी काफी ज्यादा पेंटिंग्स को प्रमोट किया, इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स को प्रमोट किया, जिसके अंदर लीडरशिप किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एंड नंदलाला बोस ने उसके अंदर लीडरशिप की। और उन्होंने ये अवेयरनेस फैलाई कि हमें वेस्टर्न स्टाइल को अब स्किप कर देना चाहिए, हमें इंडियन स्टाइल की पेंटिंग्स बनानी चाहिए और उन्हीं को काफी ज्यादा पॉपुलर करना चाहिए। उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ वुमेन आर्टिस्ट भी थी, जैसे आपकी अमृता शेरगिल, जिन्होंने इंडियन आर्ट को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी। उसके अलावा और भी काफी पेंटर्स थे, जैसे आपके पारितोष सेन थे, निरोधा मजूमदार थे, प्रदोष दास गुप्ता थे, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया। और उस ग्रुप से उन्होंने क्या किया कि काफी नई चीजों को पेंटिंग के एरिया में चेंजमेंट किए और कुछ नई लैंग्वेजेस को, कुछ अलग अलग टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहा। फिर आपकी बनती है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इन बॉम्बे इन 1948। इसको बनाया था, किसके लीडरशिप के अंडर बनाया था, फ्रांसिस न्यूटन सोजा के अंडर। और ये ग्रुप कहाँ से बना था, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के ब्रेकडाउन होने के बाद ये ग्रुप बना था। और इसने क्या दिखाया कि अब हमें मॉडर्न आर्ट करना है, इंडियन पेंटिंग्स को प्रमोट करना है, बिकॉज इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो चुका था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। अब हमें सिर्फ इंडियन आर्ट के ऊपर फोकस करना है और साथ में मॉडर्नाइजेशन को भी रखना है, और इंडिया के आर्ट को अब हमें प्रमोट करना है। उसके बाद ऐसे ही चीजें चलती रही, काफी स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होते रहे और चीजें चलती रही। कुछ अगर हम फेमस मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट की बात करें तो उसमें नाम आता है तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना, मंजीत बावा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स रहे हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड के। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मापनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटिव पेंटिंग एट। तो द सिंपल आंसर है अजंता। अगर आपने पूरी क्लास ढंग से सुनी होगी तो आपको आंसर क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ये आया था आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के अंदर। नेक्स्ट है कलमकारी पेंटिंग्स रेफर्स टू। तो सिंपल आंसर है हैंड पेंटिंग कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। अब हमने पीछे कलमकारी पेंटिंग को डिस्कस किया था, हमने सिंपल सा डिस्कस किया था कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ डेवलप हुई, आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश आपका साउथ इंडिया में ही है। बाकी आप तीनों ऑप्शन देखो, एक में नॉर्थ ईस्ट है, एक में हिमालयन रीजन, एक में नॉर्थ वेस्ट है। तो आंसर सिंपल है ए। ये आया था आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को कंसिडर करना है और हमें बताना है इनमें से कौन से प्लेसेस आपके मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ऑप्शन है अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा। तो द सिंपल आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। आपका जो सांची स्तूपा है वो मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस नहीं है। एक क्वेश्चन मेंस में भी आया था इसी टॉपिक से, वो आपका आया था 2015 के अंदर। क्वेश्चन ये है, मेसोलिथिक रॉक cut architecture of India not only reflects the cultural life of the time but also a fine aesthetic sense comparable to modern painting. क्रिटिकली इवेल्युएट दिस कमेंट। अब आपको हमने मॉडर्न पेंटिंग्स को डिस्कस कर लिया, मेसोलिथिक रॉक आर्ट कल्चर कट आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लिया, हमने इसको
ब्रीफली स्टोन एज वाला जब हमने टॉपिक कवर किया था एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, जब भी कवर किया था, तो अब हमने अगर दोनों चीजें देख ली, तो अब उसके बाद आपको इसके अंदर आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको खुद को कमेंट करना है। अब आप कमेंट यस में भी कर सकते हो या फिर आप चीजें नो से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर तो बोला हुआ है कि जो मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर था इंडिया का, वो उस टाइम पीरियड की कल्चरल लाइफ को भी और साथ में एक बहुत अच्छी एस्थेटिक सेंस को भी वो पेंटिंग शो करती थी, अगर उन पेंटिंग्स को हम मॉडर्न पेंटिंग से कंपेयर करें तो। अब क्या तो आप इस स्टेटमेंट से पूरी तरह से ओके हो कि हाँ ये बात सही है कि उस टाइम पीरियड की जो पेंटिंग्स थी वो काफी एस्थेटिक सेंस शो करती थी, अगर हम मॉडर्न पेंटिंग्स के कंपैरिजन में देखें तो। और क्या तो आपको ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग भी लग सकती है। उस हिसाब से आपको दोनों चीजों को समझकर और फिर एक फाइन आंसर देना है जो ना ज्यादा नेगेटिव साउंड करे और ना ही ज्यादा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आप कुछ भी स्टोरी बनाकर लिख दो, बिकॉज आपको कमेंट करने के लिए बोला गया है। तो कमेंट में होता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव लिखो बट विद फैक्ट्स लिखो, कि आप कोई ऐसी, अब हिस्ट्री के अंदर आप फैक्ट्स लिखो, आप कोई ऐसी चीज ना लिख दो जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हो। आपको खुद के कमेंट्स के साथ, खुद के थॉट्स के साथ आपको फैक्ट्स को अटैच यहाँ पर करना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कल हम कवर करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर और उसके बाद हम अपने आर्ट एंड कल्चर को एंड करेंगे और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर